अस्सलाम प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहर बानो अवान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई, मगर इससे पहले हम बात करेंगे फैक्ट्री में होने वाली आतिशबाजी के हवाले से। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़या फैक्ट्री में आग लग गई है। आग की शिद्दत में बदस्तूर इजाफा हो रहा है। बराबर में मौजूद 2 फैक्ट्रियाँ भी आग लगने के खदशे में मौजूद हैं। मुतासरा फैक्ट्री के बराबर केमिकल का गोदाम भी मौजूद है। बराबर में एक लंडे का काम करने वाली फैक्ट्री भी है। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। इसी पर बात करेंगे। इबाद उस्मानी हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदा। इबाद, कहिएगा, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया, बल्कि उसकी शिद्दत में इजाफा हो चुका है और साथ जो 2 फैक्ट्रीज हैं वो भी उसकी लपेट में आने वाली हैं। बुझाने के लिए जो इकदाम किए गए थे, शहर भर से जो फायर टेंडर से फायर फाइटर से उनको वहां पर तलब किया गया था, लेकिन आग की शिद्दत इस कदर बढ़ चुकी थी कि अतराफ में मौजूद जो केमिकल का गोडाउन था उसको अपनी लपेट में लिया जा चुका है। और जो पड़ोस में एक फैक्ट्री थी, वहां का जो स्क्रैप था उसमें भी ये बताया जा रहा है कि आग लग गई है। ना सिर्फ ये, बल्कि जिस मकाम पर आग लगी थी फैक्ट्री में, जो कपड़े की फैक्ट्री थी, वो इमारत भी ये देखा जा रहा है कि मुनहदम हो चुकी है, क्योंकि ये देखा गया कि कुछ जगहों पर तोड़ने के बाद अंदर दाखिल हुए थे फाइटर्स कि आग की शिद्दत पे किसी तरीके से कमी लाई जा सके। इस आग पर काबू पाने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप लेते रहे हैं फायर फाइटर्स, वो स्टेप ले रहे थे, लेकिन इसी दौरान जो है वो आग इस कदर शदीद थी कि जो इमारत है वो मुनहदम हो चुकी है। जो फायर ब्रिगेड हुकाम है हमें बताते हैं कि इस वक्त 14 गाड़ियां हैं जो इस पे काम कर रही हैं, और 14 में से जितनी फायर फाइटर्स आए थे उन्होंने चारों तरफ से इस फैक्ट्री को कॉर्डन करने के बाद अपना ऑपरेशन शुरू किया था, और मुसलसल पानी के बहाव का सिलसिला भी जारी था। लेकिन ये देखने में आया कि आग जो है वो फैलती रही। ना सिर्फ फैलती रही, बल्कि जो अतराफ में मौजूद गोडाउन से फैक्ट्री थी उनको भी जो है वो अपनी लपेट में ले लिया है। ये बताया जा रहा है कि अभी जो जिस फैक्ट्री में जो अतराफ में मौजूद थी वो केमिकल का गोडाउन था, उसको अपनी लपेट में ले लिया है। उसके जो बराबर में जो गोडाउन था वो स्क्रैप का गोडाउन बताया जा रहा है, उसको भी अपनी लपेट में ले लिया है उसने। और इस वक्त आग शदीद अपने जोरों शोर पर शोले जो हैं उसके वो दिखाई दे रहे हैं। जो फायर फाइटर्स हैं वो उस पर काबू पाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आग की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि अब स्ट्रेटजी वो तब्दील करते हुए जो फॉर्म का इस्तेमाल है वो कर रहे हैं, क्योंकि जो केमिकल की गोडाउन था केमिकल का, वहां पर जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए ज्यादातर फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है, और इस वक्त फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। आग जो है वो किस तरह काबू, कब तक काबू होगी, ये नहीं बताया जा रहा है कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। अलबत्ता आग इस वक्त लगी हुई है। अच्छा, बात ये कहिएगा, अभी की इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम हो सकी है? क्योंकि इससे पहले भी हमारी आपसे बात हुई थी तो आपकी जानिब से ये कहा गया था कि अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आग किस वजह से लगी। जो मुलाजमीन अंदर मौजूद थे उनको तो बाहिफाजत निकाल लिया गया, उनमें से किसी से आपकी बात हो सकी? चूँकि ये जो एरिया है ये बड़ा हसास है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, और हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में तमाम फैक्ट्रीज होती हैं और करीब करीब होती हैं, तो दीगर फैक्ट्रीज में जो मुलाजमीन हैं उनको वहाँ से निकाल दिया गया है। बिल्कुल, ये देखा गया कि जब ये आग की शिद्दत बढ़ गई थी, जिस जगह पर आग लगी थी उस मकाम में काफ़ी लोग काम करते हैं, दर्जनों लोग ख़वातीन और मर्द हज़रात वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। उनकी जानिब से जो बताया जा रहा है वो ये कहते हैं कि जब वो अपने एक डाइनिंग जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर वो काम कर रहे थे कि धुआं लगा, तो वहाँ जो में एक पैनिक सिचुएशन आई, और पैनिक के बाद लोग अपनी मदद आपके तहत रास्ता तलाश करने के बाद वहां से निकले हैं। ठीक है, लोग अपनी मदद आपके तहत वहां से हिफाजत निकल गए और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, मगर आग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदा इबाद उस्मानी इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। इस पर मजीद डिटेल्स भी आएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी की दरख्वास्त की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जन मैरिट से मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला ने दोनों अफराद की हवालगी के कागजात बरतानवी हाई कमिश्नर के सपुर्द किए और दरख्वास्त की कि उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान में मतलूब है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ भी ठोस शवाहिद फराहम किए ताकि कानून के मुताबिक इकदाम किए जा सकें। वज़ीर दाखिला ने जोर दिया है कि आज़ादी इजहार की मुकम्मल हिमायत की जाती है, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए एक संजीदा मसला है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की
कि बरतानिया हुकूमती दरख्वास्त पर फौरी कार्रवाई करेगा और दोनों अफराद को पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। इसी पर हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस और डेप्यूटी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। गजाला, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए ये मामला कुछ रोज पहले उस वक्त शुरू हुआ कि जब जो मफरूर आदिल राजा है जो कि अदालतों से बाकायदा सजा याफ्ता है और फिर उसके साथ शहजाद अकबर जो कि मुल्क से बाहर मौजूद है, उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीर के हवाले से उनकी तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया पर एक बेबुनियाद प्रोपोगेंडा शुरू किया। और ये मामला सिर्फ यही तक नहीं है, इससे पहले भी ये देखें कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो कि मुल्क से बाहर मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर तक वो मौजूद नहीं है, वो मुल्क से बाहर किसी और सरजमीन पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ और हमारी अस्करी और कौमी क़यादत के खिलाफ न सिर्फ ये कि प्रोपोगेंडा करते हैं बल्कि झूठ भी बोलते हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान के आइन में बाकायदा कवानीन दर्ज हैं जिनके मुताबिक ये जो एक काबिल सज़ा जराइम है। तो अभी ये मामला दोबारा शुरू हुआ, उसी तरह से बेबुनियाद प्रोपोगेंडा किया गया, जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जब ये सवाल किया गया कि ये लोग बाहर बैठकर इस तरह से प्रोपोगेंडा करते हैं, तो मैंने बड़ा कैटेगोरिकली ये बताया कि ये न सिर्फ ये कि काबिल सज़ा जुर्म है, बल्कि उन्होंने कहा कि अब इनको वापस लाया जाएगा, जो कि किसी भी ओहदे पर बात सिर्फ फील्ड मार्शल की या किसी सियासी क़यादत की नहीं है। अगर आप किसी की भी तस्वीर लगाकर उसके खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, उसके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं, तो वो आपको अदालतों में ला सकते हैं और वो आपको पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उसकी सजा भी दिलवा सकते हैं। तो वही बात वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने की और उन्होंने कहा कि अब वो वक्त दूर नहीं है कि जब इनको वतन वापस लाकर इनके खिलाफ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और फिर वही हुआ, आज हमने देखा कि बाकायदा तौर पर बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। गजाला, हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेड साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हुकूमत पाकिस्तान ने शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के हवाले से बरतानिया से दरख्वास्त की है। बरतानिया में पाकिस्तानी शहरियों की गैर कानूनी मौजूदगी और उनकी वतन वापसी के मामलात में आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी हुकूमत को किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है और मुल्क से बाहर बैठकर जो लोग मुल्क के खिलाफ इस तरह से फितना और फसाद क्रिएट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है? देखें, एक तो बात यह है कि बहुत ही अफसोस की बात है, दो हमारे शहरी शहजाद अकबर जिसने बहुत करप्शन की है और आदिल राजा जो रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक जहर उगल रहा है और ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। और जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला वहाँ पर बैठ के बोलता है और पाकिस्तान के बारे में बात करता है, पाकिस्तान के सीनियर फौजी क़यादत के बारे में बात करता है, पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज के बारे में बात करता है, शहीदों के बारे में बात करता है, ये आई थिंक ये ही क्रॉस ऑल लिमिट्स। और इसीलिए आज इंटीरियर मिनिस्टर ने बरतानिया के हाई कमिश्नर डिटेल में बात की है, उनको डॉक्यूमेंट दिए हैं, सारे फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं, प्रूफ दिए हैं। और क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान और बरतानिया में एक्सट्रेडिशन की कोई हमारी आपस में जो पॉलिसी नहीं है, हमारी आपस में ट्रीटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन अगर हमने सॉलिड प्रूफ दिए हैं और वो होम मिनिस्ट्री की वहाँ जाता है बरतानिया में, तो दे अब एक होमलैंड सिक्योरिटी सेंट्रल सिक्योरिटी है, होमलैंड सेंट्रल सिक्योरिटी अथॉरिटी ना, वो दे हैव अ पावर कि वो फैक्ट को देने के बाद दे कैन एग्री एंड दे कैन रिकमेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया कि जी इन दो मुजरिमों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए, क्योंकि इससे जो एक बदअमनियाँ फैला रहे हैं, जो एक फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए इनके खिलाफ इनको ज़रूर भेजना चाहिए ताकि वहाँ पाकिस्तान के रियासत के कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये इट इज़ पॉसिबल, ये बेसिकली सेंट्रल अथॉरिटी है वहाँ की जो वो इसको ओवर रूल कर सकती है अगर एक्सट्रेडिशन ना भी हो, और वो इसको अलाउ कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि ये एक आने चाहिए, ये जब आते हैं इनको ऐसी सबक आमोज़ सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो महब वतन भी हो, पाकिस्तान से मोहब्बत भी करता हो और बाहर हो, और वो इस तरह की कभी हरकत ना करे। और सेम गोज़ फॉर करप्शन, अगर किसी ने करप्शन की है और मेगा करप्शन की है जिससे पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान नुकसान हुआ है, तो देन ही शुड ऑल्सो ब्रॉट बैक टू पाकिस्तान और उनको भी
इंसाफ के तकाज़े ज़ाहिर है कि पूरे करें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद जो भी उनको सज़ा मिलती है वो ऐसी होनी चाहिए जो कम अज़ कम बाकियों के लिए टू बी एक्ट एज़ अ डेटरेंस फॉर अदर्स नॉट टू एवर थिंक ऑफ डूइंग सच क्राइम्स। तो ये एक बहुत मुस्बत कदम है। मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट बरतानिया इसको बहुत सोच समझ के फैसला करेगी। उनको जो एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो इसको फैसला कर सकती है इवन विदाउट एक्सट्रेडिशन, तो वो दे कैन बी ब्रॉट टू पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत ने प्रोपेगेंडा करने वाले शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद जो हैं वो भी फराहम किए हैं इस मामले में। तो आप क्या समझते हैं बरतानवी हुकूमत जो है वो इसमें कितना ताउन करेगी पाकिस्तान के साथ? और इस किस्म की हरकतें या इस किस्म के जो लोग तरीका अपनाते हैं व्यूज़ के लिए या किसी तरह से भी या कहीं से पैसे लेकर पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाते हैं, तो इससे सिक्योरिटी के लिए किस हद तक ख़तरा है? देखिए, एक तो बात यह है कि ये एक आई एम श्योर कि हुकूमत ने, इंटीरियर मिनिस्टर ने बहुत सोच समझ के तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स और प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल जो भी एक्शन होगी वो उनको उसको जमा उनके दिए हुए खिलाफ। जी। सेकंड, उनको ये सोचना, इसको बड़ा सिंपैथेटिक सोचना चाहिए कि ये, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का स्टेचर जो दुनिया में बहुत बेहतर हो गया है, पाकिस्तान को दुनिया सुनना चाहती है। मार के हक के बाद जिस तरह हमारी मुसल्लह अफवाज ने चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम की क़यादत में इतने बड़े दुश्मन को, इतनी बड़ी फौज को 6 से 8 घंटे में घुटने टेकने में मजबूर किया, शिकस्त फाश दी, उनको सीज फायर पे मजबूर किया उन्होंने खुद रिक्वेस्ट करके ट्रंप से, और उनकी 8 जहाज हमने तबाह की है। तो इसके बाद अब दुनिया समझती है कि पाकिस्तान एक बहुत ही मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है और उसकी फौज बहुत ही मजबूत और पेशावर, और सेकंड उसके वो बैटल हार्टेड है। तो ये जो अब इस खित्ते में हम इसमें स्टेबलाइजर बने, इससे दुनिया हमारी बात को समझती है, हमारी बात को सुनती है और हमदर्दाना गौर करती है। इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे यकीन है कि बरतानिया की हुकूमत जो है वो इस पे हमदर्दाना गौर करेगी और ये फैसला पाकिस्तान की हुकूमत के फेवर में होगा, ताकि उसके बाद फिर हमारी टीम वहाँ पर जाएगी, इनको अरेस्ट करके लेकर आएगी, लाने के बाद इनको कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और फिर पाकिस्तान के तमाम शहरियों को पता चलेगा कि इस तरह की बातें करने से, इस तरह मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जो बातें करते हैं, जो दुनिया हमारे दुश्मन को जो खुशियां में पहुंचाते हैं, उनको ऐसा सबक मिलना चाहिए। बिल्कुल, और मुकम्मल तौर पर आने वाली नस्लों को भी ये एक लेसन मिलेगा कि मुल्क के खिलाफ आप मत बोलें। बहुत ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको एक और खबर देंगे। इस्लामाबाद में 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का इफ्तिताही इजलास हुआ, जिसमें वफाक और चारों सूबों ने अपनी माली पोजीशन पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इजलास को आईनी जिम्मेदारी और बाहमी ताउन का अहम मौका करार देते हुए कहा कि सैलाब और भारत की जारहियत जैसे चैलेंजेस के बावजूद वफाक और सूबे मजबूत आगाही की तरह खड़े हैं। इजलास में फैसला किया गया कि मालियाती अमूर को आगे बढ़ाने के लिए 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाए जाएंगे, जिनमें साबिक फटा के लिए अलग ग्रुप भी शामिल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुताबिक ये ग्रुप्स वफाक और सूबों के दरमियान माली मसाइल के हल के लिए तकनीकी सिफारिशात तैयार करेंगे। और आपको बताएं कि NFC का अगला इजलास जो है 8 या 15 जनवरी को मुतवक्के बताया जा रहा है। वज़ीर मनसूबा बंदी की जानिब से वसाइल की तकसीम के 2 नए तरीक़ाकार के हवाले से तजवीज़ किया गया है, जिनमें दहशतगर्दी, वाटर सिक्योरिटी और हायर एजुकेशन के अखराजात के लिए मखसूस कटौतियाँ शामिल हैं। साथ ही सूबों के हिस्से में आबादी के अलावा रेवेन्यू जनरेशन और ज़रखेज़ी और जंगलाती रकबे को मद्देनज़र रखते हुए तजवीज़ भी सामने आई है। पर बात करेंगे, माहिर मईशत हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, 11वीं NFC के इफ्तिताही इजलास में वफाक और सूबों के दरमियान माली अमूर पर वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला किया गया है। आपके ख्याल में ये ग्रुप्स किस हद तक मौसर साबित होंगे? देखिए, जिस तरह के इश्यूज जो हैं वो डिस्कस होने और जितनी ताख़ीर से NFC इजलास से मुनक्कद हो रहा है कई साल की ताख़ीर के बाद, तो जाहिर है कि एक नशिस्त में या एक वक्त में इन सारे इश्यूज पे बात नहीं हो सकती और उसमें सब ग्रुप्स का बनाना जो है ये एक बड़ा साहिब फैसला है। 6 वर्किंग ग्रुप्स जो होंगे वो मुख्तलिफ इश्यूज पे डिस्कशन कर रहे होंगे। 7वां वर्किंग ग्रुप जो है वो जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में होगा, ताकि उसके लिए जो फंड्स है उसकी तैनाती को
देखा जा सके कि उनको कैसे एलोकेट करना है। अब इन ग्रुप्स का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर कहीं पे कोई इत्तफाक राय है, कोई इख्तलाफ है या कुछ इश्यूज़ पे अगर मज़ीद निगोशिएशन की ज़रूरत है, तो बजाय इसके कि उसको एनएफसी के मेन इजलास में, जो कि अब जनवरी में होना है, वहाँ पे बात हो। इजलास में टाइम भी कम होता है। अगर दो वज़राए आला अपने सूबों की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो जाहिर है कि उनके पास उस तरह की टेक्निकल नो हो का होना या उतना टाइम होना वो मुश्किल होगा। तो वर्किंग ग्रुप्स जो हैं वो ऑलरेडी निटी ग्रिटी और स्पेड वर्क कर चुके होंगे। उसके बाद उनकी जो सिफारशात हैं उनको मेन इजलास में डिस्कस कर लिया जाएगा। जिन चीज़ों पे इख्तलाफ होगा या जिन चीज़ों पे मज़ीद गुफ्तगू की ज़रूरत होगी उस पर मज़ीद गुफ्तगू हो जाएगी। जो लो हैंगिंग फ्रूट है कम अज़ कम उस पर कंसेंसस होता चला जाएगा और इस तरीके से सही। ये जो एनएफसी कमीशन है और एनएफसी अवार्ड जो है इसका काम प्रोसीड कर रहा होगा। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं, आपके ख्याल में एनएफसी के अगले इजलास में किस तरह के फैसले मुल्क की मईशत के लिए और सूबों के माली इस्तेहकाम के लिए ज़्यादा बेहतर होंगे? किस तरह के फैसले करने की ज़रूरत है? देखिए इस वक्त बहुत क्लियर है। एक तरफ सूबाई खुद मुख्तारी और मालियाती खुद मुख्तारी जो है उसको प्रिजर्व करना है 18वीं तरमीम की रोशनी में। दूसरी तरफ जो वफाक का फिस्कल डेफिसिट है और उसका जो कर्जों का बोझ है उसको कम करना है। और उसमें जो प्लानिंग कमीशन ने अपना वर्किंग पेपर दिया है जिसमें 3 ऑप्शन दी गई हैं। एक तो जो है एट सोर्स 2.5% रिडक्शन कर ली जाए। बहुत से जो ऐसे अमूर हैं जो कि सूबों के साथ भी ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें सिविल जो आर्म फोर्सेस हैं उनके बारे में या जो मुख्तलिफ नागहानी आफात आती हैं उनके लिए फंड्स की एलोकेशन रखना पहले से रख दी जाए, या बिस्प की और जो एचईसी के लिए जो था सूबों को कहा जाए कि वो उसमें चिप इन करें। इन तीनों तजावीज़ को जब मैंने गौर से देखा तो उसमें अल्टीमेटली कुर्बानी जो है वो पंजाब दे रहा होगा। सिंध के हिस्से पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बलूचिस्तान और केपी का शेयर जो है वो बढ़ रहा होगा। अब अगर पंजाब जिसने के लास्ट जो एनएफसी अवार्ड के टाइम पे भी कुर्बानी दी थी, अगर वो दोबारा कुर्बानी देने के लिए तैयार है तो मेरा नहीं ख्याल कि छोटे सूबों को इस पर कोई एतराज़ होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि इन सब ग्रुप्स में किस तरह की डिस्कशन होती है, किस तरह के डिसीजन आते हैं और अगले इजलास में इसको कैसे लेके चला जाता है। क्योंकि कहा गया कि इजलास का माहौल बड़ा अच्छा रहा, सबकी बातें सुनी गई, फिर उस पर ये कंसेंसस हुआ कि सारे बैठकर ये ग्रुपिंग की गई। आप क्या समझते हैं ग्रुपिंग जो है ये वाकई कारआमद साबित होगी? हमने देखा कि वफाक और सूबों के दरमियान अक्सर बात की जाती है माली शफाफियत के हवाले से, अखराजात की तकसीम के हवाले से, इनमें वैसे भी तनाज़ात बहुत रहते हैं। तो इस मामले में क्या ये ग्रुपिंग जो है ये बेस्ट होगी? जी, जैसा मैं पहले कह रहा हूँ कि ये जो वर्किंग ग्रुप है यही एक रैशनल तरीका है। इन इश्यूज़ को पहले छोटे ग्रुप्स में डिस्कस कर लिया जाए और वहाँ की जो डिस्कशन है उसको फिर मेन मीटिंग में लेके आया जाए, बजाय इसके कि फ़रोई मामला जो हैं वो मेन मीटिंग को हाईजैक कर लें। ठीक है। वजारत मनसूबा बंदी की जानिब से नई तजावीज़ में कहा गया है कि सूबों के हिस्से में रेवेन्यू जनरेशन, ज़रखेज़ी और जंगलाती रकबे को भी शामिल किया गया है। तो आप क्या समझते हैं ये अवामिल हकीकतन तकसीम में मौसर किरदार अदा कर सकेंगे? अभी ये देखना बाकी है कि इसमें अब जो कौन सा फार्मूला जो है एलोकेशन के लिए वो चलता है। फिलहाल वाला जो फार्मूला उसमें 82% वेटेज जो है वो आबादी को दी गई है। अब उस आबादी की वेटेज को कम करना और क्या सूबों को रेवेन्यू अगर वो जनरेट करते हैं तो उसकी बेसिस पे ज़्यादा शेयर दिया जाए, या सूबे अगर अपनी माहौलियाती जो है और क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिका जिसमें कि फॉरेस्ट शामिल हैं उसके एरिया बढ़ाते हैं तो उसको ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जाए, या जो इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको देखा जाए। तो ये मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं। अब देखना ये होगा कि कौन से फार्मूले पे इत्तफाक राय होता है सूबों और वफाक के दरमियान और सूबों के आपस में, ताकि उसके मुताबिक डिविजिबल पूल में से शेयर जो है वो तकसीम किए जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे माहिर मईशत आबिद क़य्यूम सुलैर साहब, इस सारे मामले कर रहे थे। नाज़रीन एक और खबर आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया फ़ज़ाई और मिज़ाइल तसादुम ने पूरे ख़त्ते में असलहे की नई दौड़ शुरू कर दी है।
लंदन के जरीदे इकोनॉमिस्ट के मुताबिक 4 रोज़ा झड़प के दौरान भारत के फ़ज़ाई दिफा को कम कीमत पाकिस्तानी ड्रोन हमले के सामने शदीद दबाव का सामना करना पड़ा, जिसके जवाब में महंगे इंटरसेप्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़े और $5 अरब की एमरजेंसी जंगी खरीदारी भी की गई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दिल्ली का दौरा उसी वक्त हो रहा है जब अमेरिका भारत पर रूसी तेल और असलहे की खरीद कम करने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन मोदी हुकूमत ने रूस से S-500 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, Su-57 स्टेल्थ तैयारे और नए अस्करी और इक़्तिसादी मुआहदे आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। इस हिकमत अमली से भारत अपनी फ़ौजी ताकत और आलमी खुदमुख्तारी को मजबूत कर रहा है। अहम सवाल ये है कि भारत की बढ़ती हुई अस्करी ताकत, रूस के साथ दिफाई इत्तेहाद और अमरीकी दबाव की मुखालिफत खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बदल रही है या नहीं? क्या ये पाकिस्तान के लिए नया स्ट्रेटेजिक चैलेंज है और अमरीका वाकई भारत को काबू में रखने में नाकाम हो रहा है? इसी पर बात में ज्वाइन किया माहिर बैन अक़वामी अमूर हैं अहमद हसन अल अरबी साहब। बहुत शुक्रिया अहमद प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अहमद साहब, हालिया फ़ज़ाई और मिसाइल तसादुम के बाद भारत की फ़ौजी हिकमत अमली में जो तब्दीलियाँ देखी गई हैं, इनका पाकिस्तान और खित्ते की सलामती पर कोई असर पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अभी जो ये रिसेंट विजिट की आप बात कर रही हैं जो व्लादिमीर पुतिन का इंडिया के साथ है जी, उसमें हमारा यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन होती है कि हम हर विजिट को उसकी फेस वैल्यू या उसकी प्रोपेगेंडा वैल्यू हम जो है अपनी जो इंडिया स्पेशली जो अपनी उसकी ऑडियंस होती है, इंटरनल ऑडियंस, उसको अपीज करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। हकीकत में अगर व्लादिमीर पुतिन का विजिट हो रहा है इंडिया का, तो उसमें वो डिस्कस क्या कर रहे हैं? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बेसिकली जो रशिया ट्रेड कर रहे हैं इंडिया के साथ उसको मजीद एनहांस करना है। वो ट्रेड क्या है? जो ट्रेड ये है कि जो रशिया की इक्विपमेंट है या रशिया की एनर्जी है उसको इंडिया परचेज कर रहा है और उसके अगेंस्ट मेजर रेवेन्यू जो है इंडिया से जो रशिया की तरफ जा रहा है, उसके मुकाबले में वो चीज जो इंडिया को बेनिफिट कर सकती है वो है कि इंडिया रशिया को कितनी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जो रशियन एक्सपोर्ट्स हैं, जो रशिया इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके मुकाबले पे इंडियन एक्सपोर्ट्स टू रशिया वो 10% भी नहीं है, इससे भी कम है। तो लिहाजा इस सारी इक्वेशन के अंदर जो विन विन सिचुएशन है वो रशिया के लिए है। रशिया इस वक्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इमोशंस बिल्कुल भी नहीं होते, इंटरेस्ट की गेम होती है। रशिया कैन सी प्रैक्टिकली, जब अमेरिका हक बुनियानुन मरसूस के बाद भी बात हो रही थी, जब अमेरिका ने इंडिया को बैकफुट पे धकेला, उस वक्त भी ये बातें इंडिया की तरफ से इंडिया के एनालिस्ट कर रहे थे कि हम रशियन कैंप में चले जाएंगे और हम चाइनीज कैंप में चले जाएंगे। तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि अब चाइना और रशिया को ये बात नजर आ रही है कि इंडिया वीक है, इंडिया ग्राउंड पे है, तो रशिया भी यही कोशिश करेगा और चाइना भी यही कोशिश करेगा कि इंडिया से मैक्सिमम बेनिफिट को एक्सट्रैक्ट किया जाए। अब ये जो विजिट हो रहा है व्लादिमीर पुतिन का, उसमें ये कोशिश करेंगे कि जो ट्रेड है वो रूबल में या रुपये में हो जाए। रिपोर्टेडली इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट हो रही है बात। इसके अलावा क्या वो जो बैलेंस है ट्रेड का, क्या इंडिया की ट्रेड्स रशिया को, इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज्यादा होंगी? नहीं, बैलेंस उसी तरीके से रहेगा। रशिया मजीद और इक्विपमेंट और अपनी और एनर्जी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंडिया को करेगा, तो उसका फायदा ज्यादा रशिया को है। अब दूसरी तरफ इंडिया की आप एग्जांपल ले लें, क्या इंडिया इस वक्त सस्टेन कर सकता है कि रशियन विजिट के बाद जो उसके ऊपर वेस्ट का प्रेशर आएगा, स्पेशली जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते रहे हैं पूरी दुनिया के सामने कि आप काउंटर बैलेंस है चाइना के भी, और आप अमेरिका से भी पैसे लेते रहे और अमेरिका से भी आप रिसोर्सेज लेते रहे। सो इस सारी सिचुएशन में अभी जब विजिट होगा उसके बाद इसके कम्युनिके इशू होंगे, स्टेटमेंट्स इशू होंगी, इनकी ट्रेड डील्स की मजीद डिटेल सामने आएंगी, तो उसके बाद पता चलेगा कि किस हद तक रशिया को इस विजिट का फायदा होगा। लेकिन इंडिया को इसमें से क्या बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इट इज क्या निकलेगा, इट इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट। लेकिन जो प्री विजिट एनालिसिस है उसके मुताबिक इंडिपेंडेंटली स्पीकिंग मुझे को खास बेनिफिट नजर नहीं आ रहा कि जो इंडिया को होगा, सवाए इसके कि अपनी इनकी जो इंटरनल ऑडियंस है, जो इनका कल्ट है, संघ जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, उनको अपीस करने के लिए मवाद मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और मार्का हक में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से नाकामी और जगहसाई के बाद पूरी दुनिया में देखने के बाद अब ये सारे टैक्टिक्स जो हैं ये भारत की जानिब से किए जा रहे हैं अपने लोगों को बताने के लिए कि हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और हम दोबारा से असलहा इकट्ठा कर रहे हैं। जबकि पहले भी हमने देखा था अहमद के असलहे के जोर पर ये जो सारी शरारत की गई भारत की जानिब से, उसका मुंह तोड़ जवाब मिला। अब क्या समझते हैं, ये असलहा जो खरीदा जा रहा है खित्ते में, असलहे की नई दौड़ के बायस मजीद कोई खतरात और तनाज़ात होते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान को किन इक़दामात करने की ज़रूरत है?
जी देखें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी आप विजिट से पहले ही, क्योंकि इनकी जो मेन डील है, रशिया की जो मेन इंडस्ट्री है वो वेपन इंडस्ट्री है, और रशिया को इस वक्त जो यूक्रेन की जंग के अंदर रशिया इन्वॉल्व है, उसकी वजह से भी रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं। इंडिया हाईली डिपेंडेंट है रशियन एम्युनिशन और रशियन असलहे के ऊपर। और भारत के अंदर आपने देखा कि सबसे ज्यादा इस वक्त जो इनकी इंटरनल रिपोर्ट्स हैं इंडिया की, उसके मुताबिक अगर सबसे बड़ी मेगा स्केल करप्शन कहीं पे हुई है तो वो इनकी वेपन एक्यूजेशन और वेपन इंडस्ट्री और इनका आत्मनिर्भर भारत और इनका तेजस का प्रोजेक्ट और इनकी वेपन प्रोक्योरमेंट पे हुई है। चाहे वो अंबानीज हो, चाहे अडानीज हो, या मोदी के जो फ्रंट मैन है इस वक्त, चाहे इसराइल से असला ले रहे हो, चाहे रशिया से ले रहे हो, चाहे सो इनकी जो इंटरनल करप्शन की नीड्स है इंडिया की, वो भी इसी वेपन प्रोक्योरमेंट से पूरी होती है। दूसरा, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जो वेपन इंपोर्ट बना पिछले 2 से 3 साल के अंदर, 100 बिलियन। ये अभी जब ये रशियंस भी आ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन का भी विजिट हो रहा है, और उस पर भी जो इंडियन पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, उससे विद इन इंडिया इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है। हंगर इंडेक्स पे इंडिया बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, भूख से मरने वालों की तादाद सबसे ज्यादा भारत में है पूरी दुनिया में। उसके बाद सबसे जो ह्यूमैनिटी के स्टैंडर्ड से सबसे ज्यादा नीचे रहने वाली पॉपुलेशन भारत के अंदर मौजूद है। और फिर हिंदुत्व कल्ट की ये जो वॉर फ्रेंजी और वॉर हिस्टीरिया है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा आपका फोकस है। दूसरी बात, इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट्स हैं, सिप्री की रिपोर्ट है, जो स्टॉकहोम रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो ये अग्रीमेंट हो भी रहा है, इस पे भी बहुत ज्यादा जो है वो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि क्या ये फुलफिल हो सकेगा, क्या ये असलहा इंडिया वाकई में प्रोक्योर कर सकेगा, क्योंकि इंडिया की डिमांड ये है कि मुझे असलहा बहुत जल्दी चाहिए। आपने देखा इसराइल से भी जब इन्होंने बुनियानुल मरसूस मार का हक के बाद जब ड्रोन्स लिए, तो इन्होंने कहा कि हमें 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ड्रोन्स चाहिए। लेकिन क्या रशिया, क्योंकि ऑलरेडी इंगेज्ड है मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर, और वो बहुत स्ट्रेटेजिकली और ब्रिलियंटली अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके चल रहे हैं, तो उनके लिए इंडिया की डिमांड्स के ऊपर को असला सप्लाई नहीं किया जाएगा। वो रशिया की डिमांड के ऊपर ही सप्लाई करेगा जब रशिया फिजिबल फील करेगा कि वो इंडिया को एक्सपोर्ट करे। हाँ, लेकिन एग्रीमेंट अभी हो सकते हैं। ठीक। अहमद, आलमी ताकतें इस पर क्या किरदार अदा करेंगी, जैसे अमेरिका, रूस और चीन, ये सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, मुतवाजन रहेंगी या दीगर किरदार भी अदा कर सकती हैं ताकि खत्ते में अमन कायम रहे और कशीदगी जो है वो किसी सूरत भी ना बढ़े? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक इस पे जो ये मुलाकात होगी और उसके बाद जितना, क्योंकि एक ये इस पे आप रशिया का अगर उठा के देखें तो रशिया के जो न्यूज आउटलेट्स हैं या उनकी जो सोर्सेज हैं, उनमें से ज्यादा वो ट्रेड की बात कर रहे हैं, ज्यादा वो एनर्जी जो है उसकी सप्लाई की बात कर रहे हैं, वो करेंसी जो है रूबल और रुपी की बात कर रहे हैं। लेकिन भारत की अगर आप आउटलेट्स निकाल के देखें तो वो ज्यादा जो फ्रेंजी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन इंटरनल नीड्स, वो असलहे की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है इसके ऊपर बहुत बैकलैश आएगा उन्हें पूरी दुनिया की तरफ से। इवन चाइना जो है वो रशिया का एलाय है, और उसके सारी जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग रशिया के साथ बहुत अच्छी है। लेकिन इस तरह का जो ऐसी चीज जो खित्ते को टर्मोइल पे डाले, टर्मोइल लेके आए खित्ते के अंदर, और इस तरह की जो हाइपर जिंगोइस्टिक वॉर हिस्टीरिया है, उसको कोई भी रीजनेबल और रिस्पॉन्सिबल कंट्री जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी। सो इंडिया फिर वही गलती कर रहा है, उसको कहते हैं रीइंफोर्सिंग द फेलियर। ये पिछले 6 माह से यही गलती कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि इस खित्ते के ममालिक जो हैं, इवन रशिया के भी इंटरेस्ट में ये बात नहीं है कि इस रीजन के अंदर टर्मोइल, केओस या जंगें हों। चाइना के इंटरेस्ट में भी नहीं है। तो ये दोनों ममालिक की तो आपके पास एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये किस तरीके से इसको लेंगे। दूसरी बात, अगर आप अमेरिका की करें तो अमेरिका और रशिया के जो रिलेशंस है, जाहिर है रशिया और अमेरिका के, अब आपने देखा जब डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी चाइना गए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन था। तो आप सोचें कि जब व्लादिमीर, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल अक़वामी अमूर अहमद हफीज़, और इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया उनका। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री और इस वक्त शदीद दबाव में है। अब भारी टैक्सेस, गैर मुतवाज़िन दरामदी पॉलिसियाँ और 5 साल पुरानी गाड़ियों के बेकाबू दरामद ने मुल्की मैन्युफैक्चरिंग को संगीन बहरान से दो चार कर रखा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन हाफिज़ मोहम्मद सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया। जनरल सेक्रेटरी हैं ये। हाफिज़ साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए एक दफ़ा फिर से आपसे शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो मौजूदा सूरत हाल हम देख रहे हैं गाड़ियों के टैक्सेस के हवाले से,
5 साल पुरानी गाड़ियों की बेकाबू दरामद के सबब हम देखते हैं कि मकामी ऑटो इंडस्ट्री किस हद तक दबाव का शिकार हुई है। इसके लिए लोग जो हैं वो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इससे रोजगार के मौके भी जो है मुतासिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो इंपोर्ट की वजह से आप एक जो बात है और प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोकल जो इंडस्ट्री है वो बड़ी मुतासिर होती है। मुझे बताएं कि क्या 1980 से लेके 2022, 23, 24, 25 तक ये जो 40 साल है 3 कंपनियां पाकिस्तान में रूल करती रही। इन 3 कंपनीज ने जो एंड यूजर है उसके मुफाद के तहफ्फुज के लिए क्या किया, कौन सी इनोवेशन ये लेकर आए। आज तक आपकी ग्रैंडे नॉन हाइब्रिड बन रही है, आज तक आपकी सेविक नॉन हाइब्रिड बन रही है। ये एक प्रोपेगेंडा किया जाता है इस मार्केट को 24-25 करोड़ आवाम के जो एक इतना बड़ा स्टेक है इसको कैप्चर करने के लिए ये किया जाता है कि जी देखें जी अगर इंपोर्ट होगी तो ये मार्केट जो है वो डाउन हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। इस मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि एक गाड़ी में ये एक दिन में 26 लाख रुपए कम करते हैं और उसके बावजूद प्रॉफिट में होते हैं। मतलब 2.6 मिलियन ये प्राइसेस रिड्यूस कर देते हैं और उसके बावजूद भी ये प्रॉफिट में है। एक दिन में आपकी किया स्पोर्टेज 18 से 20 लाख रुपया अपनी प्राइस कम कर देती है और फिर भी प्रॉफिट में होती है। आपकी किया स्टॉनिक एक दिन में अपनी प्राइसेस को 15 से 17 लाख रुपए रिड्यूस करती है और फिर भी वो प्रॉफिट में होती है। तो इनके प्रॉफिट इतने ज्यादा प्रॉफिट हैं कि ये 25 करोड़ आवाम का इस्तेहसाल करने वाले 12 खानदान हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इंपोर्ट की वजह से यहाँ पे जो है इस इंडस्ट्री को कोई फर्क पड़ने वाला है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जितना इनके पास पोटेंशियल है ये उसके मुताबिक काम कर रहे हैं और इन्होंने कसम खाई है कि हमने 25 करोड़ आवाम को किसी काम का नहीं छोड़ना। उनको ऑल्टो पे रखना है, उसको कल्टस पे रखना है, उसको वैगनार पे रखना है। किया स्पोर्टेज बगैर किसी जो लाइफ सेविंग जो चीजें एसेंशियल चीजें हैं वो भी सेफ्टी के हवाले से कुछ नहीं है। आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां ग्रैंडे जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाली है, आपकी फॉर्च्यूनर के अंदर भी जो 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी है उसके अंदर भी दुख की बात यह है कि जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो बेसिक सेफ्टी फीचर्स से भी खाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा प्रोपेगेंडा है। हम देखते हैं कि अगर हम अपने हमसाया ममालिक की भी बात करें तो वहां पर जो गाड़ियां हम यहाँ पर करोड़ों में ले रहे हैं वहां पर वो चंद लाखों में वो गाड़ियां मिल जाती हैं। SUV की अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं हमारे मुल्क में मजीद कौन सी इस्लाहात करने की जरूरत है ताकि आम आदमी जो है वो आसानी के साथ अपनी गाड़ी खरीद सके। देखिए, इस्लाहात की बात है। इन्होंने EDB एक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये शुतरे बेमहार की तरह 12 खानदान 25 करोड़ आवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं और ये स्टेट कल्चर है। ये स्टेट उठते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसमें पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के ये अपना रोना शुरू कर देते हैं। जी हम मर गए, डूब गए, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। भाई आप एक गाड़ी में 2.6 मिलियन कम करने के बावजूद भी प्रॉफिट में है। इस कौम से आपने क्या निकालना है? पहले तो कोई मैकेनिज्म दे इस कौम को। कोई मैकेनिज्म नहीं है। एंड यूजर जो कंज्यूमर है उसके सारिफ के तहफ्फुज के लिए यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं है। जिसका दिल चाहता है, जो चाहता है वो प्राइस निकालता है और उसका जो दिल चाहता है। आप देखें, आज तक सुजुकी ऑल्टो के अंदर कुछ दिन पहले तक एयरबैग्स नहीं थे। आपकी XLI में ABS ब्रेक नहीं है। आपकी 8-8 मिलियन की गाड़ियों के अंदर जो सेफ्टी फीचर्स है बेसिक वो नहीं है। तो यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये सेठ और ये इतनी इनके पास दौलत के अंबार हैं, कानून के खजाने हैं इनके पास, उसके बावजूद ये आवाम को कुछ देने को तैयार नहीं है। और जब एक हेल्दी कंपटीशन होता है, आप बाहर से गाड़ियां पाकिस्तान में आने देते हैं। देखें, ये 1.25 लाख गाड़ी देख रहे हैं कि बलूचिस्तान पुलिस की हालिया कार्रवाई सामने आई है, उसमें क्रिप्टो करेंसी के जरिए चोरीशुदा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। क्या समझते हैं इस तरह के नेटवर्क के खिलाफ मजीद मौसर इकदाम करने की जरूरत है? मेरा सवाल सुन ले प्लीज। देखिए, ये सारा प्रोपेगेंडा है। कोई जापान से चोरीशुदा गाड़ी पाकिस्तान में नहीं आ रही। हर गाड़ी के पीछे एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट होता है। हाँ, अगर 40,000 गाड़ी एक्सपोर्ट हुई है जापान से और पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई 40,000 गाड़ियों में से लगभग अगर 4 गाड़ियां, 5 गाड़ियां, 10 गाड़ियां चोरी की निकल आई हैं तो उससे कौन सी क़यामत आ गई? खुद ये बड़े दूध के धुले में है कि इनको 40,000 गाड़ियों में से अगर 10 गाड़ियां चोरी की निकली है, उसकी भी कोई एग्जाम्पल इनके पास नहीं। यूके से कुछ गाड़ियां चोरी की आई हैं पाकिस्तान में, इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा प्रोपेगेंडा है।
ये सारा प्रोपेगेंडा ये करते हैं, इसलिए करते हैं कि ये इस कौम का इस्तेहसाल करते रहें। देखें, एक आम आदमी को 35 लाख के अंदर एक बेहतरीन गाड़ी जैपनीज मिलती है, जिसके अंदर रेडार भी है, जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतरीन है, जिसके अंदर कंफर्ट लेवल भी दुनिया के बेहतरीन, वो सारा कुछ है। ये चाहते हैं वो 35 लाख में इनको ना मिले, 35 लाख में वो साबुनदानी इनको इस कौम को दी जाए ऑल्टो के नाम पे। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इस कौम के साथ जो एक मजाक किया जाता है और कोई इस कौम का पुरसाने हाल नहीं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में ऑटो इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से इकदाम करने की जरूरत है और आप हुकूमत से क्या दरख्वास्त करेंगे? जो जरूरी चीज है, देखिए, जो सबसे पहले जरूरी चीज है वो है हेल्दी कंपटीशन। अगर आप कंपटीशन नहीं देंगे, जिस तरह IMF का मुतालबा है कि एक हेल्दी कंपटीशन दिया जाए, आपके अगर ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अगर कौम के साथ मुखलिस है, तो ये जापान में अपन पाकिस्तान एम्बेसी से कहे कि वो गाड़ी जापान से एक्सपोर्ट होगी, पाकिस्तान में इंपोर्ट होगी, हर उस गाड़ी की वहां पे इंस्पेक्शन होगी और इंस्पेक्शन के बाद वो गाड़ी इंपोर्ट के काबिल होगी पाकिस्तान में। इस तरह की सख्तियां करनी चाहिए। ये नहीं कि इंपोर्ट बंद कर दी जाए और 12 सेठों को, 12 खानदानों को नवाजने के लिए इस जो 25 करोड़ आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस सारे मामले के हवाले से। हमारे साथ मौजूद थे हाफिज मोहम्मद सज्जाद साहब। नाज़रीन, कराची में खुले मैन होल्स बच्चों के लिए शदीद खतरा बन गए हैं। नीपा चुरंगी पर 3 साल इब्राहिम की मौत और बल्दिया टाउन में नन्ही बच्ची का गिरना इंतजामिया की गफलत को जाहिर करता है। इसी पर ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। जी, मैं इस वक्त उसी गटर पर मौजूद हूँ जिस गटर में डूबकर 30 तारीख की रात को इब्राहिम मौत का शिकार हुआ। आज मैं जिस वक्त यहाँ पहुँचा हूँ, ताहाल इस गटर पे कोई ढक्कन मौजूद नहीं है और इसके साथ जो नाला खोदा गया था, मैं अपने कैमरामैन ताहिर दाद को कहूँगा कि वो आपको इस जानिब दिखाएं कि वो नाला भी पूरा खुदा पड़ा हुआ है। ये मेन गुलशन इकबाल में नीपा फ्लाईओवर के साथ यूनिवर्सिटी रोड है जहाँ पे इस वक्त ये सूरत हाल है। ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से बच्चा निकला था अपने अहले खाना के हमरा। इन्हीं सीढ़ियों से CCTV के मुताबिक बच्चा निकलता है, इन्हीं सीढ़ियों से गुज़रता हुआ बाहर आता है। यहाँ पर उस वक्त मोटरसाइकिलें खड़ी हुई थीं और वो बच्चा अपनी अहले खाना के साथ इस जानिब जाता है और इस गटर में डूबकर कमसिन नन्ना इब्राहिम हादसे का शिकार हो जाता है। और सिर्फ ये एक ही गटर का मसला नहीं है। अब आप देखें, ताहिरदाद आपको दिखाएंगे, पूरी ये जो सड़क है ये खुद ही पड़ी हुई है, लेकिन इसके अतराफ़ में अब इन्होंने क्या किया है कि बैरिकेड्स लगा दिए हैं कि मज़ीद कोई गाड़ी वाला ना आए। यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, मैं इनसे जानता हूँ, ये क्या कहेंगे? सर, बहुत बुरा हाल है, बहुत अफसोस होता है। देखिए, आज मेरे ख्याल 4 या 5 दिन हो गए इस हादसे हुए हुए और अभी तक जो है ना गटर का ढक्कन जो है नहीं लगाया गया है। खुदाई हुई है, पानी जो है ना वो बह रहा है यहाँ पे और बुरा हाल है। मैं तो कहता हूँ कि भाई इंतज़ामिया, भाई इसको देखो, कब तक हम ये लाशें उठाते रहेंगे। यही शहर कराची है, आज से 20-25 साल पहले चले जाएं, ये रोशनियों का शहर हुआ करता था, खुशियों का शहर होता था, अब अंधेरा का शहर हो गया है। ये जो है ना ये बहुत बड़ा मार्ट है, लाखों का कारोबार करते हैं। गलती अगर इदारों की है तो ये इनकी मार्ट की भी गलती है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है। इस जानिब आप देख सकते हैं, इस जानिब आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। अब ऐसी जब सूरत हाल होगी तो कराची के शहरी किस से फरियाद करें, कौन उनकी दाद रसी करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अभी तक ये भी तय नहीं हो सका कि इस मामले पर किसको कानून के मुताबिक करार वाकई सज़ा दी जाएगी। जी, शुएब बर्नी की रिपोर्ट आपने देखी। नाज़रीन, कराची में दूध एक बार फिर महंगा होने जा रहा है और हैरानी की बात यह है कि वही दूध है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत साबित हो चुका है। कमिश्नर कराची की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक शहर से लिए गए तमाम नमूने गैर मयारी निकले हैं। इसी पर हमारे नुमाइंदे सुहेल रब खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी देख लीजिए। मैं इस वक्त गुलशन इकबाल में एक मिल्क शॉप के बाहर मौजूद हूँ और कराची में बिकने वाले दूध पर आज हम बात करेंगे। कमिश्नर कराची की तरफ से कराची में बिकने वाले दूध के हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई गई है और उस रिपोर्ट में जो है वो इंकशाफ किया गया है कि कराची में जो बिकने वाला दूध है वो मुज़र सेहत है, क्योंकि उस दूध के जब नमूने लिए गए, तकरीबन 3 से 4 अजला से शहर के उस दूध के नमूने लिए गए, तो उस दूध के नमूनों में कमिश्नर कराची की रिपोर्ट के मुताबिक फार्मूलिन और बैक्टीरिया की मिकदार पाई गई जो कि मुज़र सेहत है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह दूध बहुत अच्छा बेच रहे हैं और माशाल्लाह पूरी कराची में मशहूर है हमारी शॉप और अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी खुश है। देखो, सबसे पूछो तारीफ़ करके जाएंगे
और दूध में कोई शिकायत नहीं आती। ये अल्हम्दुलिल्लाह दूध इसमें कोई शिकायत नहीं है। अगर आप यहाँ से लेके जाएंगे तो कम से कम ये है कि आप कंफर्टेबल होंगे बच्चों के लिहाज से, सेहत के लिहाज से। पीछे से ये एक दूध महंगा मिलता हुआ आ रहा है और हम लोग वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पर दूध पहुँचाते हैं ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। उस लिहाज से फिर इनको उस लिए रेट में पड़ता है कि मैं 220 रुपये में रेट में पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह दूध ज़बरदस्त है। 5 किलो रोज़ का हमारा दूध जो है अभी तक ले रहे 3 साल से। 220 पहले से चल रहा है। अभी रिटेलर ने पीछे से रेट बढ़ाए हुए हैं, लेकिन अभी दुकानदारों ने कोई रेट नहीं बढ़ाया इसमें। ऐसी कोई कहानी नहीं है। आप बहुत सिंपल, हम खुद भी चेक करवाते हैं, लेबॉर्ट्री लेके जाते हैं, चेक करवाते हैं, कोई मसला नहीं है। कमिश्नर कराची की हिदायत के मुताबिक तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर ने जो है वो दूध की दुकानों पर छापे भी मारे थे और वहाँ पर बिकने वाले दूध के जो है वो नमूने भी लिए थे और उनको लैब टेस्ट के जब करवा के जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि बिकने वाले दूध में फार्मूलिन और बैक्टीरिया जो है वो पाए गए हैं और इस हवाले से ये रिपोर्ट जो है वो सिंध हाई कोर्ट में पेश की गई है। जी तो की रिपोर्ट आपने देखी। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।